मंशा सिर्फ एक ही है, नफरत है मुसलमानों से। टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों से उनका रोजगार छीनना चाहते हैं। भाई गरीबी को आप मुद्दा बनाते हैं तो फिर इन गरीबों पे क्यों जुल्म कर रहे हैं आप? कई आप रेस्टोरेंट जाइए, वहां पर ओनर हिंदू होगा, काम करने वाले मुसलमान हैं। आदाब, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताओ वाले फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले को रोकने में सुप्रीम कोर्ट का तो रोल रहा ही है, लेकिन उन लोगों का भी रोल है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस फैसले की मुखालफत की और इसका आज नतीजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। उसमें से एक सबसे पहले ट्वीट और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। ये फैसला आ गया है और इस फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आपको उम्मीद थी कि कोर्ट से इस पर रोक लग जाएगी? सबसे पहले तो मैं उन तीनों पिटिशनर्स का शुक्रगुजार हूं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और साथ ही साथ आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि बात आज मालूम हुई कि आपने जो प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बताया कि मुजफ्फरनगर के ढाबों से किस तरह वहाँ मुसलमानों को जबरन ज़बरदस्ती नौकरी से निकाला गया, तो वो भी पिटिशन का हिस्सा बना। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फ़ैसला लिया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बॉयकॉट की बात कर रहा है, अनटचेबिलिटी की मुसलमानों ताल्लुक से, जो आर्टिकल 17 का वायलेशन है। लाइवलीहुड को छीनने की वहाँ पर बात हो रही है और लाइवलीहुड छीना जा रहा है। तो मुझे यकीन था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टेम्पररी उस पर स्टे लगाया है और 26 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मगर ये बहुत गलत फ़ैसला है। इससे भारत का नाम पूरे दुनिया में ख़राब हो रहा है, और ये एक किस्म से अपार्थाइड है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अपार्थाइड है। और इस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को कि आप, ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को बताता है कि ये गरीब मुसलमानों से उनका रोज़गार छीनना चाहते हैं, और मुसलमानों से जो उनका एंटी मुस्लिम एजेंडा है उस पर बीजेपी आज भी चल रही है। मंशा क्या लगती है कि एक फैसला ये पहले एक अधिकारी लेता है, जब हल्ला मचता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टोरीज होती हैं और विपक्षी नेता बोलते हैं, अगले दिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसे पूरे प्रदेश में लागू कर दो, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भी लागू कर रहे हैं, फिर वो और बढ़ता जाता है। मंशा क्या है इसके पीछे? मंशा सिर्फ एक ही है, नफरत है मुसलमानों से। ये भारत के गंगा जमुनी तहजीब को कभी मानते नहीं है। ये भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म के दुश्मन है। ये भारत में चाहते हैं कि और जहर उगला जाए ताकि ये नफ़रतों की दीवारों में और इजाफा हो जाए। अब आप बताइए कि इसका कोई रैशनल नहीं है। अगर कोई ये कहता कि भाई आप यात्रा जा रही है, थोड़ा देख लीजिए, एहतियात से करिए, मगर आप तो कम्प्लीटली यात्रा के कोई खिलाफ था ना कभी रहेगा। ये तो यात्रा, जैसा आपने कहा हमको कि बरसों से चली आ रही है, बीजेपी के आरएसएस के बनने से पहले से चली आ रही है, तो यात्रा के खिलाफ कोई नहीं है। एक सरकार एक समुदाय के लिए इस तरह का फैसला नहीं ले सकती। इसलिए नहीं ले सकती, कल रमज़ान आएगा, कोई मुसलमान बोलेगा भाई 30 दिन मैं 13 घंटे पानी नहीं पीता हूँ, और मैं बोलूँगा पूरे पानी ना पियो, हो पॉसिबल है क्या, बताइए आप? तो ये सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर यह फ़ैसला लिया गया, और रोज़गार से महरूम करना मुसलमानों को, और देश को बताया जाए कि देखो मुसलमान की होटल में मत जाओ वरना ये लोग ये करेंगे, वैसा करेंगे, और धोखा देते हैं। तो ये गलत फ़ैसला था, और सिर्फ नफ़रत की मिसाल है, और कुछ नहीं दी जा सकती इसमें। हमने देखा है कि ऑफ लेट जो संवैधानिक पद पर, संवैधानिक पद से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कप्तान है, एसएसपी हैं मुजफ्फरनगर, उनका ये फैसला था। उसके बाद डीआईजी ने फैसला कर दिया है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो टूल बन गए हैं जब ऐसे निर्णय वो लेते हैं और बाद में सरकार उसको एंडोर्स कर देती है? नहीं, वो फैसला इस तरह लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उनसे कहा कि इस तरह का फैसला लो, और उन्होंने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले लिया। उनका ये काम होना चाहिए था कि वो सरकार को बता देते कि भाई आप पुलिस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लीजिए,
और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से पुलिस को क्या करना है। और फिर ये कौन सी हिमाकत है कि सिर्फ 22 से लेकर 5 अगस्त तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये कौन सी हिमाकत है कि आप जिस बंडी पर आम बिकता है उससे कह रहे नाम लिखा हो। ये कौन सी हिमाकत है कि जो चाय और समोसा बेचता है उससे कह रहे हैं। तो सिर्फ बीजेपी पंक्चर बनाने वालों से, पंक्चर बनाने वालों से। तो क्या नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, तो क्या वो ये मुसलमानों को नहीं बेचते थे क्या? वो तो प्रधानमंत्री को शायद नेक्स्ट टाइम मन की आवाज़ में बोलना पड़ेगा कि वो जो चाय बेचते थे तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बेचते थे। भाई गरीबी को आप मुद्दा बनाते हैं तो फिर इन गरीबों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये एक बात सुनिए, आप कहते हैं ये आप अलायना कंपनी से 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिया आपने और कहते हैं कि नॉन वेज किया। अरे भाई, जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो सब वेज होता है। 10 करोड़ आप ले लिए, आपको उससे बीफ कितना एक्सपोर्ट होता है यूपी से? भारत सरकार को सालाना करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ मिलता है। हलाल जब जाता है उससे क्या करेंगे आप? हलाल जाता है ना, आप बोलते हैं हलाल गोश्त। अरे भाई, हलाल गोश्त का जो सर्टिफिकेट होता है वो किसी को रोजगार से महरूम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, किसी को रोकता नहीं आके खाना खाने से। अब मैं किसी होटल में जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा मैं, मगर यहां पर तो आप इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करके एक तो मुसलमानों को नौकरी से निकलवा दिया गया, जो मुस्लिम दुकानें थे उनको आपने इतना बड़ा नाम लिखा दिया। अब कहते हैं कि कानून है, कानून में प्रोपराइटर का नाम लिखना है। भाई मैकडॉनल्ड में जाइए, किसी कोने में लगा हुआ है पोस्टर, बिल्कुल लगा हुआ है, कोई देखता ही नहीं है। अब ये रूरल एरियाज में कौन लगाएगा बताइए? रूरल एरियाज में कहाँ लगाएंगे? आम का ठेला वाला कैसे कहाँ लगाएगा? तो ये सिर्फ नफरत की बुनियाद पर, और बीजेपी इसका नुकसान उठाएगी पॉलिटिकली। देखना वही साहब, ये भी बीजेपी वाले तर्क देते हैं कि मुसलमान पैसे कमाने के लिए अपने ढाबों और अपने रेस्टोरेंट का नाम हिंदू रखते हैं, शिव ढाबा, चीतल ढाबा, राम ढाबा, इस तरीके से, और वो होते हैं उसके प्रोप्राइटर मुस्लिम होते हैं। ये आरोप लगाया जाता है, सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया जा रहा है कि ऐसा करते हैं पैसा कमाने के लिए, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं। सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर अल कबीर है, हिंदू है। अलायना कंपनी है, कितने बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, पूरे मुसलमान नहीं है, नाम मुस्लिम है। आपको मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, और यहाँ पर नाम अगर बदल के रखे तो गुनाह क्या है इसमें? भाई गुनाह क्या है उसमें बताइए ना। कोई कानून का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन नहीं हो रहा है ना। नाम रख रहा है तो नाम रखने में क्या है? तो आपको नाम की क्यों फिक्र है इतना? भाई कारोबार उसको करना है, उसको सबको सर्व करना है। कारोबार में तो वो आप क्वालिटी जो देखेगा तो उसको करना है। कई आप रेस्टोरेंट जाइए, वहाँ पर ओनर हिंदू होगा, काम करने वाले मुसलमान हैं, मुसलमान ओनर है, पकाने वाले हिंदू हैं। जस्टिस भट्टी ने कहा है कि केरला में एक मुस्लिम रेस्टोरेंट, अरे वो छोड़िए, ये जो बीजेपी के लोग अगर अमरनाथ यात्रा गए तो कौन देता है जड़ी बूटी वहाँ देने के पेश करने के लिए? कौन आपको ऊंचाइयों पर चाय कौन पिलाता है? मुसलमान। अरे लेके जाते कंधों पर। कंधों। अब उस पर आपको आपत्ति नहीं है। अब ऐसा हो गया कि आम हिंदू है मुसलमान है मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोच रहा हूँ कि बीजेपी वालों जाके बताऊं, पाले बताइए मुसलमान है हिंदू बताइए। यानी आप इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक मजाक बन रहा है पूरा। अच्छा, विकसित भारत हम बनेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। ये सब चीज़ों से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे आप दुनिया को बता रहे हैं। अब कोई इन्वेस्ट करेगा आकर भारत में? वही साहब, आप ये सब सारी बातें बोलते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, फिर आप अपने ऊपर अटैक भी इनवाइट कर लेते हैं। अभी पिछले बार सेशन में आपने हाउस में जब फिलिस्तीन बोला, आपके घर पे आकर के स्याही डाल दिया और बाकायदा तख्तियाँ लेकर के और नारे लगाए गए, आपके घर को टारगेट किया जाता रहा और बार बार किया जाता रहा है। आप पर गोली चल गई चुनाव के दौरान हापुड़ के नज़दीक। नहीं, ये तो जो हरकतें कर रहे हैं ये इनकी बुज़दिली की निशानी है। और अगर कोई सच्चाई को आप ये चाह रहे हैं कि कोई सच्चाई को ना बयान करे, हकीकत को ना बयान करे, वे खामोश हो जाए, तो वो तो मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मगर मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत एक MP, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वरना मुझ में और एक खव्वाल में क्या फ़र्क होगा बताइए? अगर मैं जो वो चाह रहे हैं वो बात करूँ और जो सच्चाई को बयान करूँ, जो उनको पसंद नहीं है वो बयान ना करूँ, तो फिर क्या फ़र्क रहेगा?
बोल रहे हैं, ठीक है, जिंदगी तो एक ही है ना, 2 बार तो नहीं मरेंगे, कोई भी नहीं मरेगा 2 बार, एक ही बार मरना है बीजेपी वालों को भी, मुझे और जितने दुनिया में हैं। जब एक ही बार मरना है तो भाई कम से कम खबर में जब जाऊंगा मैं तो तिश्नगी लेकर तो नहीं जाऊंगा, नहीं यार ऐसा मुझे कर देना चाहिए, बोलना चाहिए, तो बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये जो एक एमपी के घर पर आकर आप हमला करते हैं, धरना देते हैं, आप पोस्टर लगाते हैं जान से मारने का, तो इससे नाम मेरा ख़राब नहीं हो रहा है, मेरा नाम तो बढ़ रहा है, इससे बीजेपी का नाम ख़राब हो रहा है कि दिल्ली में आपकी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है और दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर सामने वहाँ पर आकर तमाशा, तो मेरा नाम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोगों की नाकामी और इनकी ये बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि ये इस सब इजाज़त दे रहे हैं, कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इशू हो चुका है, ये जो ऑर्डर निकाला कि आप उत्तराखंड में कर दिए, उत्तराखंड से अब आप ये कह रहे हैं भाई 200-250 किलोमीटर रास्ते में कुछ नहीं होगा, बताइए फिर क्या क्या होगा। फिर इतने लोगों को आप बेरोजगार कर दिए, क्या खाएंगे वो भाई 22 जुलाई से 5 अगस्त तक कहाँ जाके रहेंगे, सोचते नहीं हैं। और मोदी जी बोलते हैं मैं गरीबी से आया हूँ, फूला आया हूँ। अरे भाई आप गरीबी से देखिए ना इन लोगों को, मुसलमान होना कोई जुर्म है। और मुसलमान अगर कोई होटल चला रहा है अच्छा नाम रखकर या जो भी उसको पसंद है, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? आप कौन होते बोलने वाले? नाम कुछ भी रख ले। अच्छा फिर आरएसएस के चीफ बोलते हैं कि सब के सब हिंदू थे, तो नाम रख रहे हैं, तो आरएसएस के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? आप ही तो बोलते हैं ना हमारा डीएनए एक है, हमारा फूला है, तो ये आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और वो ये बोलना कि वो, अरे भाई अगर मेन्यू होगा आपके, उसको कारोबार करना है, क्या कोई मुसलमान कारोबार पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा? मगर ये इनकी नफरत की एक मिसाल है बीजेपी की। आपने बाकी एमपीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आपने जय फिलिस्तीन बोल दिया शपथ लेने के लिए, वो नियम बना दिया गया कि शपथ के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते जो शपथ में लिखा हुआ है। तो आगे जो लोग प्रेरणा लेकर कुछ और बोलना चाहते हैं, अगली बार सोचे, जो बडिंग एमपी सोच रहे कि अगली बार ओवैसी साहब ने बोला अगली बार हम ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, अब वो नियम बनवा लिया आपने जय फिलिस्तीन। हाँ तो ठीक है, वो क्रेडिट हमको जाता है, कानून बन गया। बट आप भाई आप क्यों बोला जय फिलिस्तीन? क्या जहन में था आपका? मतलब हाँ जाहिर सी बात है, वहां पर जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया, वहां पे इजराइल का एपार्थाइड रिजीम बोल दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत और फ़लस्तीनियों से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। महात्मा गांधी ने फ़लस्तीनियों के हक़ की बात की, नेहरू ने की, हम चाहे सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की हो, उनकी मशहूर तकरीर है फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए। एक हम लोग इंसान भी तो हैं। अगर आज सीज़फायर होता है, सिर्फ गाज़ा के डेबरी को उठाने के लिए 10 साल लगेंगे, डेबरी को उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। आप बताइए कि 15-16 हज़ार बच्चे मारे गए, 21 लाख की आबादी में से 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, हम उनका जिक्र ना करें। और इनको तकलीफ है, कोई फ़लस्तीन का झंडा अगर लहरा दिया तो आपने यूएपीए लगा दिया, मुकदमा हो जाता है। नहीं यूएपीए लगा दिया भाई, जेल डाल देते हैं, यूएपीए लगा दिए। अब आप ये बताइए, दिल्ली में इजरायली फ्लैग्स लेकर संघ परिवार के लोग नाच रहे थे, कोई केस नहीं। धर्मशाला में अमेरिका के 10 सेनेटर्स, नैन्सी पेलोसी और 10 सेनेटर्स गए, अमेरिकन फ्लैग्स लहरा रहे थे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई इतराज नहीं होता है। ये कैसे होगा? हमने तो स्टैंप जारी किया फ़लस्तीनियों के लिए। मैं बच्चा था, मुझे याद है, नॉन अलाइन समिट हुआ था इस दिल्ली में। नॉन अलाइन समिट में यासिर अरफात आए थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी मेरी बहन है। ये हमारा वो जज्बा था फ़लस्तीनियों से। आप भाई वहाँ पे तो वो तो इंसानियत का मसला है, वो तो हिंदू मुस्लिम का मसला थोड़ी है। वो अब जय फिलिस्तीन बोल रहे तो आप क्या हमला हो रहा है? हाँ वो बोलेंगे। अब भाई जो ये लोग बुज़दिल हैं, अगर इस तरह समझते हैं कि हम डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे तो ये मुश्किल बात है, नहीं हो सकता है ना। आखिरी सवाल आपसे ओवैसी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि ये मोदी साहब 241 लेकर के उनके तेवर वही, आप पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी कैबिनेट रिपीट कर दी, अपने जो है अध्यक्ष लोकसभा के रिपीट कर दिए, ऐसा लग नहीं रहा वो किसी चीज़ में बैकफुट पर हैं। तो ये 241 में तो तेवर तो उनके 300 के पार वाले हैं, 400 पार वाले ऐसे लग रहा है। और बाकी जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरेंडर किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ बदलेगा? ये जो जनता का जो फैसला है अवाम का, वो ये कह रहा है कि बीजेपी को
सोचने की ज़रूरत है। जनता ये चाह रही है कि हम लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें, उनको अकाउंटेबल बनाएं, उनसे जवाब तलब करें, मगर बीजेपी इसको समझ नहीं रही है। और जो अपोजिशन के लोग हैं जो कह रहे हैं मॉरल विक्ट्री कहाँ है, ये तो मेजॉरिटेरियन की विक्ट्री है। और बहसियत पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ 1999 का पार्लियामेंट इलेक्शन, जो अपोजिशन की सीटें थी और जो बीजेपी की थी, शायद 20-25 का फ़र्क होगा, वही आज है। और 2002 में क्या हुआ, ग्राहम स्टेन का वाक़या हुआ था। उस वक्त भी जो अलाइज हैं वो आज भी अलाइज हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। तो ये समझ लीजिए आप। देखते हैं क्या होता हाँ, है। देखते हैं क्या होता है। आगे आगे पॉलिटिक्स बहुत मज़ेदार है। और ओवैसी साहब जब तक पार्लियामेंट में हैं तो इनके तेवर अलग रहते, चाहे वो तीनों क्रिमिनल लॉज जब लागू किए गए तो उनका वो आपको याद होगा, मारो मुझे गोली मारो, सामने खड़ा हूँ, सामने से आता हूँ। तो ओवैसी साहब एक दिलचस्प पॉलिटिशियन है। और लेकिन इस पूरे मसले पर, नाम बताओ के मसले पर सबसे उन पहले पॉलिटिशियंस में है जिन्होंने आवाज़ भी उठाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। और शायद ये मजबूत विपक्ष है या संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गया और रोक लगी और बहुत सारी बातें हुई ओवैसी साहब से, और आगे भी उनसे समय समय पर हम लोग बात करते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।